प्रिय व्यूअर, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। हम लोग जानेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं और संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324, संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के तौर पे क्या होता है, कार्य करता है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। संसद से मतलब यहाँ पे ये है राज्यसभा प्लस लोकसभा, और राज्य विधानमंडल से मतलब ये है राज्य विधान परिषद प्लस राज्य विधानसभा से संबंधित जो चुनाव किए जाते हैं उनका जो अधीक्षण, निर्देशन या संचालन किया जाता है वह भारतीय निर्वाचन जो आयोग है या भारत निर्वाचन जो आयोग है उसके माध्यम से किया जाता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर हम आगे देखते हैं 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जिसमें केवल एक निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही पद पर रहे। फिर हम देखते हैं 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय बना हुआ है या 3 सदस्यीय है। हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। फिर हम देखते हैं इनके पास समान शक्तियां होती हैं। जो तीनों निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं वो समान होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। यानी कि जो वेतन, भत्ते या अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है, वही वेतन और भत्ते व अनुलाभ भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को दिया जाता है। हम देखते हैं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से अगर कोई भी बाउंड्री पहले पूरी होती है तो उस बाउंड्री तक ही वह व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य कर सकता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हें आधारों पर ही हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि जिन आधारों पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है और जिन रीति से उसके पद से हटाया जाता है उन्हीं चीज़ों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए लागू किया जाता है।
फिर हम देखते हैं किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। आगे देखते हैं चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति एवं विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्य का क्या है, राज्यपाल जारी करता है। यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए जो अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती हैं, और विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए जो चुनाव से संबंधित अधिसूचना होती है वह राज्य का राज्यपाल जारी करता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 326 के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भी भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 326। हम आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। यानी कि जो उम्र पहले मताधिकार की 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, जो 28 मार्च 1989 से क्या है, प्रभावी है। हम यह देखते हैं कि स्थानीय निकायों जिसमें पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। यानी कि हम लोग जो कहते हैं स्थानीय शासन प्रणाली, स्थानीय निकाय की जो चुनावी व्यवस्थाएं होती हैं उनका जो संचालन किया जाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो कि हम लोग पढ़ते हैं पंचायतों के बारे में, तो हम लोग जब पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी में अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 है, उसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। फिर हम देखते हैं परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर, परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना है। अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973, 2002 की परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रमा देवी थी, बीएस रमा देवी थी। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो बीएस रमा देवी। साथ साथ पूछा जाता है कि परिसीमन आयोग का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है, तो 4 बार, 1952, 1963, 1973 और 2002। अगर हम बात करें परिसीमन आयोग के बारे में किसी ब्रीफ सी जानकारी के लिए, तो परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि जो विगत जनगणना यानी कि जो बीता हुआ जनगणना है उसके आधार पे हम लोग उसके आधार पे परिसीमन आयोग के द्वारा चुनावी क्षेत्र यानी कि जो एमपी का जो क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसका जो क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है कि इतनी जनसंख्या पे एक सदस्य होगा, इतनी जनसंख्या पे एक सदस्य होगा, और ये एरिया निकाय क्षेत्र इतना होना चाहिए या होगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसको समझने और पढ़ने में काफ़ी सक्षम होंगे। तो हम यहीं पे वीडियो को पॉज देते हैं और आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।